हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कल लेखन प्रक्रिया यानी कि राइटिंग प्रोसेस में हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे पूर्व लेखन, फिर ड्राफ्टिंग, उसके बाद था उस रिवीज़न, फिर उसके बाद था एडिटिंग, फिर परिष्कृत करना यानी पॉलिशिंग। अब है, आज हम पढ़ेंगे लेखन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। लेखन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। लेखन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। किसी भी शोध कार्य के लिए प्रतिवेदन को लेखन प्रक्रिया बहुत धीमी एवं कष्टकारक प्रक्रिया है। जब हम कोई शोध कार्य कर रहे होते हैं तो जो उसका प्रतिवेदन यानी जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं वो बहुत ही धीमी गति से होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, जिसे एकदम सही करने की आवश्यकता होती है। यह प्रतिवेदन जो हम तैयार करते हैं शोध के विषय में वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेखन प्रक्रिया के सामान्य चरण इस प्रकार है। सबसे पहला चरण कौन सा है इसमें? विषय वस्तु का वैधानिक विश्लेषण यानी कि लॉजिकल विश्लेषण। वैधानिक विश्लेषण यह लेखन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। यह जो है क्या है? सबसे पहला चरण है जो कि विषय के विकास से संबंधित होता है। और इसका संबंध किससे होता है? जो विषय होता है, हमारा जो शीर्षक होता है, उसके विकास से संबंधित होता है कि वो किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। विषय को विकसित करने के दो तरीके होते हैं। विषय को विकसित यानी जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा शीर्षक है, उसको विकसित करने के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए दो चरण है। पहला है वैधानिक रूप और दूसरा है हमारा समय क्रम के अनुसार। समय क्रम के अनुसार, ठीक है। वैधानिक विकास विश्लेषण के माध्यम से, जो पहला है हमारा वैधानिक रूप, उसके माध्यम से एक चीज को दूसरी चीज से मानसिक बंधनों एवं सहसंबंध के आधार पर बनाया जाता है। यानी कि वैधानिक रूप से जब हम शीर्षक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो इसके आगे बढ़ाने के क्रम में एक चीज को दूसरी चीज से हम मानसिक बंधनों द्वारा यानी किसी तर्क के द्वारा ही आपस में जोड़ते हैं। वैधानिक उपचार में अधिकांशतः सरल और अत्यधिक जटिल संरचना से सामग्री के विकास तक की प्रक्रिया चलती है। इसमें अत्यधिक सरल भी हो सकता है और अत्यधिक जटिल प्रक्रिया भी हो सकती है। दूसरा हमारा है समय क्रम के अनुसार। समय के अनुसार विकास समय या उत्पत्ति के क्रम के संबंध में आधारित होता है। कुछ करने के लिए दिशा सामान्यतः समय क्रम के आधार पर ही मिलती है। यानी कि जिस तरीके से समय बढ़ता जाता है उसमें चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। दूसरा है हमारा अंतिम रूपरेखा की तैयारी। अंतिम रूपरेखा की तैयारी।
यह शोध प्रतिवेदन या शोध ग्रंथ लेखन प्रक्रिया का अगला चरण है। ये क्या है? विषय वस्तु का वैधानिक विश्लेषण के बाद अंतिम रूपरेखा की तैयारी आता है, यानी अगला चरण होता है। इलियट, गेटनर एवं फ्रांसिस्को, इलियट, गेटनर और फ्रांसिस्को के अनुसार रेखा एक ढांचा है, रूपरेखा एक ढांचा, यानी कि जो भी शोध कार्य हम कर रहे हैं उसकी एक ढांचा, यानी कि एक हम कह सकते हैं रफली तरीके से तैयार किया हुआ एक स्ट्रक्चर है जिस पर लंबा लेखन कार्य निर्मित किया जाता है। एक पॉइंट नोट करके एक हम संरचना तैयार कर लेते हैं और उसी के आधार पर हम लेखन कार्य का विस्तार करते हैं। यह सामग्री के वैधानिक संगठन हेतु सहायक होता है। यह जो है वैधानिक संगठन, ये जो तार्किक संगठन होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है एवं प्रतिवेदन पर बल देने वाले बिंदुओं की याद दिलाते हैं, यानी कि जो जो बिंदु, जो जो पॉइंट्स पर हम प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी याद दिलाता है। कौन दिलाता है? अंतिम रूपरेखा की तैयारी जब हम बना लेते हैं और जब प्रतिवेदन लिखते हैं तो इसके द्वारा हमें सारे पॉइंट्स याद आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रफ ड्राफ्ट की तैयारी। रफ ड्राफ्ट की तैयारी, इसमें विषय का वैधानिक विश्लेषण दिया जाता है और अंतिम रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? एक वैधानिक विश्लेषण किया जाता है, यानी तार्किक रूप से तर्क के आधार पर हम उसका विश्लेषण करते हैं। जो हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं, करना है, जिसकी हमने अभी तक अंतिम रूपरेखा सिर्फ तैयार की, आउटलाइन बनाई, उसको वैधानिक रूप से तार्किक रूप से हम उसका विश्लेषण करते हैं और अंतिम रूपरेखा तैयार की जाती है। यह चरण शोधकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह चरण जो है यानी कि रफ ड्राफ्ट की तैयारी वाला जो कार्य है यह शोधकर्ता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब वो बैठकर ये लिखता है कि उसने अपने शोध अध्ययन के संबंध में क्या कार्य किया है। अब कौन सा समय होता है? जब वो यह देखता है कि उसने अपने शोध के लिए, जो शोध कार्य कर रहा है उसके लिए उसने कौन कौन से कार्य किए हैं, उसे बैठकर देखता है। वो अपने द्वारा उपयोग लाई गई उस शोध प्रविधि के बारे में लिखता है जिसके द्वारा उसने अपने अध्ययन हेतु सामग्री एकत्र की। अब इस अवस्था में जो है ड्राफ्टिंग बनाने में वो देखता है उसने किस विधि के द्वारा, किस प्रविधि द्वारा, साक्षात्कार के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से कि अनुसूची के माध्यम से, किस माध्यम से उसने सर्वेक्षण कर डाटा कलेक्शन किया है अपने शोध कार्य के लिए, उसके विषय में भी लिखता है। साथ ही उसने अपने अध्ययन की किन किन सीमितताओं का सामना किया, किन किन कठिनाइयों का सामना किया, अपने शोध कार्यों में उसे किन किन कठिनाइयों का सामना किया, किन किन विधियों का, सर्वेक्षण के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया डाटा कलेक्शन के लिए, इन सभी के बारे में लिखता है। उसके द्वारा उपयोग में लाई गई विश्लेषण की तकनीक, अध्ययन की खोज और सामान्यीकरण एवं उन विभिन्न सुझावों के बारे में लिखता है जिन्हें वो संबंधित समस्या से संबंध में देना चाहता है। इसमें क्या चीज़ें लिखता है कि उसका किस चीज़ से सामान्यीकरण है जो उसने अध्ययन किया, साथ ही कौन कौन से सुझाव वो देना चाहता है, जो भी उसने डाटा कलेक्शन किया उसको किस विधि से उसका विश्लेषण कर रहा है, इन सभी के बारे में वो एक ड्राफ्ट एक तैयार करता है। नेक्स्ट है पुनः लेखन एवं रफ ड्राफ्ट को परिष्कृत करना।
परिष्कृत करना। यह चरण सभी प्रकार के अनौपचारिक लेखन प्रक्रिया का कठिन भाग है। यह चरण क्या है? जो बाकी जितने भी प्रक्रिया थे उसके अनौपचारिक लेखन प्रक्रिया का सबसे कठिन भाग है। अभी तो हम लोग अनौपचारिक करते हैं, औपचारिक शोध कार्य बाद में किया जाता है। ये क्या है? अनौपचारिक लेखन सबसे कठिन होता है। सामान्यतः इस चरण में रफ ड्राफ्ट की अपेक्षा अधिक समय की आवश्यकता होती है। यानी जितना हमने रफ ड्राफ्ट में समय दिया उसकी अपेक्षा इसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो भी गलतियां हुई होती हैं उनको हम देखते हैं और उसे ठीक करते हैं। सामान्यतः इस ड्राफ्ट में अधिक समय की आवश्यकता होती है। सावधानी पूर्वक किया गया संशोधन मामूली एवं उत्तम लेखन कार्य के मध्य अंतर करता है। जब हम इसे सावधानी पूर्वक सारी गलतियों को खोजते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, उनका संशोधन करते हैं, तो एक जो सामान्य कार्य है वो भी एक उत्तम कार्य बन जाता है। जब पुनः लेखन एवं परिष्कृत करने का कार्य किया जाता है, तब शोधकार को अपने शोध प्रतिवेदन का निरीक्षण वैधानिक विकास या प्रस्तुतिकरण में कमियों की दृष्टि से करना चाहिए। यानी कि जो भी कार्य हो चुके हैं उनके पुनः लेखन को परिष्कृत करना चाहिए। इलियट, गैटनर तथा फ्रांसिस्को ने किसने? इलियट किसने लिखा? इलियट, गैटनर और फ्रांसिस्को ने लिखा कि शोधकर्ता को यह भी देखना चाहिए कि जब सामग्री को प्रस्तुत किया जाएगा तब उसमें एकता और जुड़ाव हो या नहीं, जुड़ाव है या नहीं। यानी कि जो शोधकर्ता है, जो स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर है, उसे ये भी देखना चाहिए कि जब वो फाइनल इसे प्रस्तुत करता है, जब अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करे, तो प्रत्येक चरण में आपस में एक संबंध पाया जाए, एक जुड़ाव हो। ऐसा ना हो कि प्रत्येक चरण एक अलग लगे, बल्कि सब एक क्रम में व्यवस्थित लगे। क्या प्रतिवेदन सीधा एवं दृढ़ता से खड़ा रह सकता है एवं निश्चित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है? एक संगमरमर के मेघराव के समान या सीमेंट और ढीली ईंटों की पुरानी दीवार के समान? यानी कि जब हम उसे ये भी देखना चाहिए कि जब वो खड़ा कर रहा है, यानी कि जब वो पूरा तैयार कर रहा है अपना शोध, तो जो उसके अलग अलग भाग हैं, जो उसके अलग अलग जैसे शीर्षक हुआ, विषय वस्तु हुआ, या दूसरी चीज़ें जो दूसरे टॉपिक्स हैं, सामग्री हुई, वे सारे आपस में एक क्रम में हों और उन्हें अच्छी तरीके से व्यवस्थित करते हैं। ऐसा ना लगे कि जब उसे हम खड़ा करें, जब उसे हम तैयार करें, तो एक ढीली मिट्टी की तरह, गीले मिट्टी की तरह इधर उधर लुढ़कने वाला हो, अलग थलग दिखाई दे। साथ ही शोधकर्ता को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके रफ ड्राफ्ट में एक रूपता था या नहीं। उसे लेखन की अन्य क्रियाओं का भी निरीक्षण करना चाहिए, व्याकरण, स्पेलिंग तथा वाक्यांश। जब वो चेक करे तो उसे जो उसके प्रतिवेदन है उसमें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए, जैसे व्याकरण, वाक्यांश तथा स्पेलिंग आदि का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। नेक्स्ट है अंतिम ड्राफ्ट लिखना। पांचवा है अंतिम ड्राफ्ट, यानी कि फाइनल ड्राफ्ट लिखना। अंतिम ड्राफ्ट लिखना, यह लेखन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। अंतिम ड्राफ्ट सरल भाषा में और संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ शैली में लिखा जाना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? एकदम सरल शैली में, सरल भाषा में, ताकि कोई भी इसे पढ़कर
आसानी से समझ सके, उसकी शैली भी परिष्कृत होनी चाहिए, अच्छी शैली में होनी चाहिए। अनिश्चित भावों से बचना चाहिए, ऐसे जो भाव हों जो कि अनिश्चितता प्रकट करते हों, कुछ निश्चित रूप से ना बता पाते हों, उनसे बचना चाहिए। जैसे यह गया, जिसमें कहा जा सकता है कि यह गया, यह हो सकता है, और इसी प्रकार के अन्य भाव, यह हो सकता है। अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो इसमें कोई निश्चित भाव नहीं है कि वो जो भी है वो अच्छा है या बुरा। तो ऐसे भावों से हमें हमेशा बचना चाहिए। जब अंतिम ड्राफ्ट लिखा जा रहा हो तो शोधकर्ता को अव्यवहारिक एवं आदर्श शब्दों एवं तकनीकी जटिल शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम अंतिम ड्राफ्ट लिखें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो बहुत ही कठिन हो, जिसे समझने में कठिनाई हो। चित्र एवं उदाहरण सामान्य अनुभवों पर आधारित होने चाहिए। उन्हें अंतिम ड्राफ्ट में तभी सम्मिलित करना चाहिए जब वे शोध की खोजों को अन्य व्यक्तियों तक संप्रेषित करने में अत्यधिक प्रभावशाली हों। जो चित्र हैं या उदाहरण हैं, उन्हें तभी शोध कार्य में सम्मिलित करना चाहिए जब उनके माध्यम से जो कुछ भी हम अपने शोध में कहना चाहते हैं, उसे हम उन उदाहरण तथा चित्रों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा पाएं। तभी उन चित्रों और उदाहरणों को उसमें शामिल करना चाहिए। शोध प्रतिवेदन नीरस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीरस नहीं होना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रतिवेदन किसी बौद्धिक समस्या का हल होता है एवं किसी समस्या के हल में योगदान देता है एवं शोधकर्ता एवं पाठक दोनों के ज्ञान में वृद्धि करता है। हमें सामान्यतः ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम प्रतिवेदन लिख रहे हैं वो किसी न किसी समस्या का हल होता है। बिना किसी समस्या के शोध नहीं की जा सकती। तो ये शोध जो है किसी न किसी समस्या का हल है तथा इसके माध्यम से शोधकर्ता यानी कि जो शोध कर रहा है उसके और जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसके दोनों के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये सारे जो हैं हमारे 5 चरण हैं, लेखन प्रक्रिया के 5 चरण, 5 स्टेप्स हैं। ये 5 स्टेप हैं जिनके माध्यम से लेखन प्रक्रिया जो है अपने अंतिम रूप तक पहुंचती है।